अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम अपने रिमेनिंग टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। रिमेनिंग मींस हम लास्ट से लास्ट क्लास में डॉम को पढ़ रहे थे, और डॉम में हमने देखा कि हमने एक तरीका सीखा कि हम बाय आईडी किस तरीके से डेटा को जावास्क्रिप्ट में रहते हुए किस तरीके से एचटीएमएल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था सिर्फ आईडी के थ्रू उसको एक्सेस नहीं किया सकता, बल्कि बहुत सारे तरीके जिसके जरिए हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। किसको एक्सेस करने की बात कर रहा हूँ? एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। मतलब मैं ये कह रहा था कि यार अभी तक हमने देखा कि हम बाय आईडी किसी एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, यही था ना। लेकिन सिर्फ ये तरीका नहीं है एलिमेंट्स को एक्सेस करने का, और भी बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। मेरा मेन पर्पज जो था वो ये था कि मैं आपको ये समझाऊं कि डॉम होता क्या है। सिंपल, जिसके जरिए हम जावास्क्रिप्ट में रहते हुए एचटीएमएल के किसी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकें, ना सिर्फ एक्सेस बल्कि मॉडिफाई कर सकें, रिमूव कर सकें। इसको क्या बोलते हैं? डॉम। यही करके दिखाया था, या अगर आप भूल गए तो मैं आपको पहली एग्जाम ये देखिए, मॉडिफाई करके दिखाया था। देखिए टेक्स्ट मौजूद था, ऑलरेडी मॉडिफाई किया। फिर एक एलिमेंट बनाकर दिखाया था, याद आया। और उसके बाद किसी एलिमेंट को उड़ाकर भी दिखाया था, याद है सर आपको? फिर हमने हमने कहा यार चलो डॉम के अंदर ही एक और चीज पढ़ लेते हैं। एचटीएमएल इवेंट्स को हमने कवर किया। हमने देखा यार वेबसाइट पे होने वाली कोई भी एक्टिविटी, जैसे कि पेज पे क्लिक होना, पेज का लोड होना, पेज पे हो माउस ओवर करना, या कोई कीबोर्ड का बटन प्रेस होना। तो अगर जैसे ही इनमें से कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो, तो हम उस एक्टिविटी पे अपना कोई भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोई रिस्पॉन्स दे सकें, उसके लिए हमने एचटीएमएल इवेंट्स का यूज किया। और मैंने आपको बताया था सिर्फ ये चार नहीं है, बहुत सारे। अगर आप पढ़ना चाहो तो उसको डिटेल में जाकर अपने इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। हमने ऑन लोड पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था? ऑन क्लिक पढ़ा था, ऑन माउस ओवर पढ़ा था, ऑन चेंज पढ़ा था। याद होगा आपको? ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आप बेसिकली इन इवेंट्स के अंदर क्या पास करते हो। नहीं नहीं, फंक्शन की कॉलिंग पास करते हो। ये देखा ना, मैंने फंक्शन की कॉलिंग पास की थी। और फंक्शन आप अपना जावास्क्रिप्ट में बना लेते हो, और उस फिर फंक्शन के अंदर जो काम आपको करवाना होता है वो काम इजीली आप करवा लेते हो। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं डे 12, और डॉम को दोबारा से पढ़ेंगे। तो सिंपल करेंगे कोड को, कि तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रखेंगे। अगेन डॉम टॉपिक पढ़ रहे हैं ताकि आपको एक बार फिर से ओवरव्यू हो जाए। अगर किसी को लास्ट से लास्ट क्लास में ये टॉपिक नहीं आता था तो कोई इतनी हैरान कुन बात नहीं है, आप आज की क्लास में इसको दोबारा से कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू हम करेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज डॉम। डॉम क्या है? व्हाट इज डॉम, क्या डेफिनेशन लिखवाई थी फरहान? कॉपी खोलिए, देखिए क्या डेफिनेशन लिखवाई थी। इससे जावास्क्रिप्ट में रखते हुए भी किसी भी एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं, और उसकी अगर लिखाया है उसको अपडेट कर सकते हैं, कोई चेंज करना हो, कोई एलिमेंट बनाना हो, और या तो किसी एलिमेंट को रिमूव करना हो तो रिमूव कर सकते वो भी कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हैं। डॉम क्या क्रिएट करता है? शाबाश, ठीक है एक ट्री सर। लाइक एचटीएमएल, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, ताकि डॉम उसमें से किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को, क्या ये डॉम क्रिएट करता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर, या एचटीएमएल क्रिएट करता है? HTML जब भी कभी चाहे आप डॉम का इस्तेमाल करो ना करो, जब आप एचटीएमएल में कोई भी एक वेब या स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हो, तो ब्राउजर जब वो पेज को एग्जीक्यूट करता है तो उसका क्या बना लेता है? एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ताकि डॉम के जरिए उसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सके। ये क्या कहलाता है? डॉम कहलाता है। अब इमेजिन इट, मेरे पास एक हेडिंग है, जैसे एग्जांपल हेलो वर्ल्ड। अब मैं जावास्क्रिप्ट से डायनेमिकली, मैं कोड में चेंजेस नहीं कर रहा, मैं यहां पर आता हूं और यहां पर मैं स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर लेता हूं। अब मैं जावास्क्रिप्ट में रहते हुए एचटीएमएल के किसी एलिमेंट को मॉडिफाई करने की बात करते हैं। तो हमने पहला तरीका सीखा कि अगर किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम उस एलिमेंट को आईडी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो हम इसको एक नाम, एक पहचान, जो भी आप देना चाहो सर, आप वो इसको नाम दे सकते हो। तो मैंने इसको नाम दे दिया, इमेजिन कीजिए मैंने दे दिया टाइटल। अब चला के देखेंगे हो क्या रहा है। अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं होगा, तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। और इस हेलो वर्ल्ड को हमने एक यूनिक पहचान दे दी बाय यूजिंग आईडी। अब हम जावास्क्रिप्ट में रहते हुए इस एलिमेंट को एक्सेस करके मॉडिफाई करने की बात कर रहे हैं, तो हमारे जहन में किसी से कॉन्सेप्ट आएगा? डॉम का। डॉम क्या कहता है? डॉक्यूमेंट में जाओ। डॉक्यूमेंट किसको बोला जाता है? इस पेज को।
इसमें जाओ, एक आईडी को उठा लो। मैंने उसने पूछा कौन सी आईडी को उठा लूं, तो बताइए उस आईडी का नाम क्या है? टाइटल। मैंने लिखा टाइटल को उठा लो। क्या लिखो? टाइटल को उठा लो। जब भी आईडी को दिया जाएगा तो किसमें लिखा जाएगा? इन्वर्टेड कॉमास के। लिख दिया। एक आईडी को उठा लो। अब जाहिर सी बात है, मैं बार बार इस एलिमेंट पे अगर मुझे काम करना है तो मैं पूरी लाइन तो नहीं लिखूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा, ताकि मैं बाहर में जब भी इस्तेमाल करना हो तो मैं उस वेरिएबल के जरिए इसको यूटिलाइज कर सकूं। तो मैंने क्या दिया, वेरिएबल हेडिंग। मैंने इसका नाम क्या रख दिया? हेड। अब ये पूरा टाइटल अभी मेरे पास किसमें है? हेडिंग वेरिएबल में। अब मुझे इस पे कोई भी काम करना है ना, मैं इजीली कर सकता हूँ। मैं चाहे डिजाइनिंग करूं, या मैं उसको कोई स्ट्रक्चर पे काम करूं, या मैं टेक्स्ट को ऐड करूं, मैं कुछ भी करना चाहूं मैं कर सकता हूँ। तो मैंने क्या बोला, हेडिंग में जाओ, डॉट डॉट, क्या करूं, इस अब स्टाइलिंग करनी है, स्टाइल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो। क्या करोगे? अगर किसी भी किस्म की स्टाइलिंग करनी है तो पहले स्टाइल स्टाइल का टैग यूज करते थे ना, HTML। यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। स्टाइल कर दो, उसके बाद प्रॉपर्टी का नाम, क्या स्टाइलिंग करना चाहते हो? मैंने कहा कलर कर दो। कलर क्या कर दो? रेड कलर कर दो। आई क्या करते हैं, क्या हो? तो देखिए यहाँ से मैंने जावा स्क्रिप्ट में रहते हुए किसी भी HTML एलिमेंट को कलर को चेंज कर दिया। सर मुझे इसका कंटेंट भी चेंज करना है, तो क्या करूं? हेडिंग डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू असद अली। देख रहे हैं आप, मेरा कंटेंट वैसी का वैसा ही है, लेकिन मैं जावा स्क्रिप्ट से इस एलिमेंट को एक्सेस करके इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, उसको स्टाइलिंग कर सकता हूँ, कुछ भी करना चाहूं मैं कर सकता हूँ बाय यूजिंग डॉम। तो अभी आपको सिर्फ एक ही तरीका आता है, वो क्या है? बाय आईडी। आप आईडी के थ्रू किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इधर अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता हूँ। ये जो चाइना में है, जो चाहे सीएसएस के मीटिंग प्रोसेस कोई भी यूज करना चाहता है, ये इनलाइन सीएसएस है या बिल्कुल ही समझ लो यार, ये जावा स्क्रिप्ट में आप एक तरह का इनलाइन CSS ही लिख रहे हो, मतलब आप यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख के डायरेक्ट उसको वैल्यू डिफाइन कर सकते हो कि यार इसमें ये काम कर दो। और करके दिखाऊं? ठीक है। हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर पिंक। तो अगर जब भी आपको स्टाइलिंग करनी होगी तो आप डॉट स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल। मैंने क्या बोला, डॉक्यूमेंट मींस, इस डॉक्यूमेंट में जाओ, एक आईडी को उठा लो जिसका नाम क्या होगा। अब ये पूरी लाइन क्या करेगी, इस पूरे एलिमेंट को उठाकर किसमें डाल देगी? अब मैंने क्या बोला, हेडिंग में जाओ, इस एलिमेंट में जाओ, उस पर क्या अप्लाई कर दो। अच्छा, अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो तो क्या होता है? ये देखो, इनलाइन सीएसएस लग गई। देखा? तो यानी ये इनलाइन स्टाइलिंग अप्लाई कर। बात समझ में आई? तो मैंने क्या बोला, हेडिंग में जाओ, उस पर क्या स्टाइल प्रॉपर्टी लगा दो, स्टाइल, क्योंकि मुझे कलरिंग करनी है। डॉट कलर की प्रॉपर्टी से क्या कर दो, फिर इसका टेक्स्ट के लिए क्या कर दो, और बैकग्राउंड के लिए क्या कर दो। आई होप समझ में आते हैं। मैंने आपसे बोला सिर्फ एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने। नंबर 2, अब हम चलते हैं नंबर 2 पे। वो क्या है, आइए तो इसको सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर। इमेजिन कीजिए आपके पास दो पैराग्राफ के टैग हैं, जिसमें आपने लिखा हुआ है पैराग्राफ 1, और सेम आपके पास है जिसमें आपने लिखा पैराग्राफ 2। कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा काम किया हुआ है, ये देखिए यार। अब आप दोनों को सेम क्लास असाइन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्लास टेक्स्ट, और सेम आप इसको भी एक क्लास असाइन कर देते हैं जो कि क्लास टेक्स्ट के नाम से। डन इट। यानी अगर मैं इसके इस एक क्लास के ऊपर कोई भी CSS लगाऊंगा तो वो दोनों के ऊपर अप्लाई। कॉमन सेंस वाली बात। सर क्या हम अभी तक हम डॉम में किसके जरिए एक्सेस कर रहे थे, क्या हम क्लास के जरिए एक्सेस कर सकते हैं? आओ बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखो जी। हाँ, तो डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट एलिमेंट बाय क्लास के नाम से।
तो क्लास का नाम आपने क्या रखा है? टेक्स्ट, एंड दैट्स इट। अब यहां पर क्या होगा, अगर मैं इसको एक वेरिएबल में डाल दूं, वेरिएबल क्लासेस, या क्लास नेम इसका नाम रख दिया, और मैंने क्या बोला, इसको लॉक कर दो, कंसोल में दिखाओ क्या आ रहा है। जो भी इस एलिमेंट को उठाओ उसमें डाल दो, इसको उसमें पास कर दिया, ये देखो कंसोल में है, ये देखो। तो इसने मुझे क्या आउटपुट दिया? शाबाश, पढ़ो, सामने लिखा हुआ है। आईडी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? यूनिक। यानी अगर फरहान को एक आईडी असाइन कर दी, तो वो आईडी मैं खिजर को असाइन, सिंपल सी बात। तो जब भी आपने आईडी के थ्रू फैच किया, तो आप डायरेक्टली उस पूरे एलिमेंट को एक्सेस कर पाए। एग्री और नॉट? लेकिन जब अब क्लास का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक इस एलिमेंट पे जो लिखा हुआ है, इस एलिमेंट को दी गई है, उसी को एक्सेस कर दूसरे एलिमेंट्स के नहीं, क्लास का देखो, अब सुनना, तुम लोग आज कौन सी क्लास में पढ़ते हो? B01 में। तो ये भी तो पॉसिबल है कि हो सकता है कल को तुम्हारी क्लास चेंज हो जाए, यस लेकिन बच्चे क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो यानी ये क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स को दी जा सकती है ना, मैंने भी दो को दी हुई है। तो इसका मतलब क्लासेस में हम एक नाम मल्टीपल क्लासेस को, मल्टीपल एलिमेंट को दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर चूंकि एक क्लास बहुत सारी चीजों पर पॉसिबिलिटी बना सकती है, बहुत सारे एलिमेंट्स पर लग सकती है, तो इसीलिए जब आप क्लास नेम से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करेंगे ना, तो वो हमेशा HTML की कलेक्शन दिखाए। क्यों? क्योंकि क्लासेस बहुत सारी हो सकती हैं, तो वो कलेक्शंस दिखाता है इसीलिए कि एक से ज्यादा कलेक्शंस है। तो यहाँ पर देखो, किसका टेक्स्ट के नाम से कितनी कलेक्शन मिली इसको अभी? तो उसने बता दी कि भाई, याद रखिएगा, इसमें बिल्कुल कलेक्शन एरे की तरह होती है। इसमें होती है, यानी पहली जो, यानी इसका मतलब जिस चीज पे पहली वो क्लास लगी हुई होगी, तो उसका इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, और उसके बाद, यानी इसका मतलब पैराग्राफ 1 का इंडेक्स नंबर क्या है? शाबाश। और दूसरे पैराग्राफ का इंडेक्स नंबर क्या है? बात समझ में, तो ये खुद भी दिखा रहा है। अगर 4 पैराग्राफ पे क्लास टेक्स्ट लगी होती तो क्या होता? यानी मुझे कलेक्शन कितनी रिटर्न करता? 4। और ये एरे के फॉर्मेट में रखी हुई होती है। एक साथ एलिमेंट को कहाँ स्टोर कर सकते हैं? एरे के अंदर, या ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसने एरे के अंदर स्टोर करके रखा हो। यानी जब आप क्लास को रिटर्न करते हैं, यानी जब हम किसी क्लास के थ्रू किसी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, तो हमें कलेक्शन मिलते हैं। और ये कलेक्शन किसमें रखी हुई होती है? एरे के फॉर्मेट में। तो इसीलिए जो पहला एलिमेंट होता है ना, वो हमेशा उसका इंडेक्स नंबर किससे स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट। यानी पैराग्राफ 1 का इंडेक्स नंबर क्या है? और पैराग्राफ 2 का इंडेक्स नंबर क्या है? और अगर पैराग्राफ 3 होता तो? बात समझ में आई? तो अब ये पूछ रहा है कि आपको, जब आपने इसके ऊपर काम करना है, तो आपने किसके ऊपर क्या लगाना है? तो मैंने बोला क्लास नेम में, अगर मैं लिखूं क्लास नेम डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू ब्लू, अब क्या होगा? एरर आ जाए? नहीं सर, ऐसा नहीं होता ना, दोनों ब्लू कैसे हो जाएंगे सर? दोनों के इंडेक्स नंबर अलग अलग है, तो यहाँ पर आ जाएगा एरर। पढ़ो, देखो एरर आ गया। कह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कलर की प्रॉपर्टी क्या है, मैं खुद क्या हूं? क्लास नेम में क्या आया है? कलेक्शन आया है। तो कह रहा है मैं कलेक्शन हूं, कलेक्शन में कभी भी स्टाइल की प्रॉपर्टी नहीं होती। तो इसका मतलब सर फिर हम कैसे इसमें स्टाइल की प्रॉपर्टी लगाए? तो आप स्पेसिफिक एलिमेंट को कलर कर सकते हैं। तो आप किसको कलर करना चाहते हो? 1 को। तो 1 कौन से इंडेक्स नंबर पे पड़ा होता है? तो बस आप ये देखो, क्लास नेम की 0 पे जाओ। कहाँ जाओ? 0 पे जाओ, और उसका स्टाइल करके क्या कर दो? कलर। एरर। बाय डिफॉल्ट है सर। क्योंकि सर देखिए ना, क्लास का कॉन्सेप्ट तो उसका मतलब यूनिकनेस थोड़ी है, एक क्लास सबको दी जा सकती है। तो जब वो क्लास के, आप सेम क्लास अगर 100 में पास करोगे, तो वो तो कलेक्शन ही रिटर्न करेगा। तो कलेक्शन में आपने इंडेक्स नंबर के थ्रू हम उसके ऊपर वो चीज को एक्सेस करें। अगर हम मुझे पैराग्राफ 2 पे लगानी, तो तुम क्या करता? क्लास नेम के 1 पे क्या कर दो? कलर ब्लू कर दो। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि अगर आपने सिर्फ क्लास नेम लिखा तो वो कभी भी एरर दे देगा, वो कभी भी उसके ऊपर वो प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि कलेक्शन के अंदर कभी भी प्रॉपर्टीज नहीं होती। जी। बहुत सारे पैराग्राफ है, तो फिर हमें काउंट करना पड़ेगा जैसे। देखिए, अगर आपके पास बहुत सारे पैराग्राफ है, तो वो अलग चीजें को हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो मैं अभी बताऊंगा, आऊंगा वहां तक।
बस इतना बता रहा हूँ कि अगर आप बाय आईडी किसी चीज को फैच करेंगे तो आप सिर्फ उस स्पेसिफिक उसी के ऊपर काम कर सकते हो, और आईडी कभी कलेक्शन रिटर्न नहीं करता क्योंकि आईडी होती है यूनिक। लेकिन अगर आप गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम किसी को फैच करेंगे तो याद रखिएगा वो आपको क्या देगा, कलेक्शन उठा कर देगा। क्यों उठा के देगा? क्योंकि एक क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर पास की जा सकती है, तो इसीलिए वो वहां पर कहता है कि यार ये क्लास मल्टीपल पे हो सकती है, तो इसीलिए मैं हमेशा क्या दूंगा, कलेक्शन दूंगा। अब उस कलेक्शन में आप उसके इंडेक्स नंबर के ऊपर जाकर आप उसकी वैल्यू को या जो भी काम करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। मैं कंटेंट भी चेंज कर सकता हूँ, ये देखो कैसे है। इसमें जाओ, टेक्स्ट कंटेंट क्या कर दो, अंदर क्या लिख दो, उसके अंदर ब्लू लिख दो। यानी आप इंडेक्स नंबर के थ्रू अगर आप फैच कर लोगे तो फिर आप प्रॉपर्टीज का एक्सेस कर सकते हो। दोनों में फर्क समझिए, आईडी यूनिक होती है, क्लास यूनिक नहीं होती। एक क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स को दी जा सकती है। ऐसे ही G01 सिर्फ आपकी थोड़ी क्लास है, सुबह से शाम तक बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? तो क्लासेस का कॉन्सेप्ट कभी भी यूनिक नहीं होता। इसीलिए जब भी आप गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम के थ्रू किसी को एक्सेस करेंगे तो वो हमेशा आपको क्या देगा, HTML कलेक्शन देगा, और उस कलेक्शन को किसमें रखा गया होता है, तो आप उसके इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग उसमें किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ तक कोई सवाल? तो यहाँ पर क्या हो रहा था, बाय यूजिंग क्लास नेम, दोबारा सुनिए, बाय यूजिंग क्लास नेम हम जब भी यूज करेंगे तो वो हमें हमेशा क्या रिटर्न करेगा, HTML की कलेक्शन। क्यों? जब हम किसी चीज को क्लास के थ्रू फैच करते हैं तो क्लासेस एक से ज्यादा लोग एलिमेंट्स को दी जा सकती है, तो इसीलिए वो हमें क्या देगा, हमेशा कलेक्शन। और कलेक्शन किस फॉर्मेट में होगी हमारे पास, एरे के फॉर्मेट में। और अगर हमें किसी एलिमेंट पे कुछ लगाना हो तो हम किसके थ्रू लगा सकते हैं, इंडेक्स नंबर के थ्रू उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान है। क्लियर होगी बात यहाँ तक जी? सर अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल पैराग्राफ दे दो, क्या कह रहे हो बेटा? अगर एक पैराग्राफ पढ़ा हुआ है हाँ उस पे हमने लगानी है, लेकिन हमने क्लास से उसको मतलब उठाया है हाँ, फ्रॉम से, तो फिर भी मतलब हमें इंडेक्स में बिल्कुल इंडेक्स नंबर के ऊपर लगा, क्योंकि क्लास का कॉन्सेप्ट ही क्या है सर, सेम चीज मल्टीपल लोगों को दी जा सकती है, तो इसका मतलब वो जब भी देगा तो जाहिर सी बात है वो एक थोड़ी देगा। भले सिंगल भी सही बोला। दोबारा सुनिएगा, अगर आप डॉम में बाय आईडी किसी एलिमेंट को एक्सेस करेंगे तो आईडी यूनिक होती है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आप किसी एक एलिमेंट को आईडी दे देंगे तो आप दूसरे को आईडी आईडी करना, तो फिर आईडी का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा ना, क्योंकि आपने यूनिकनेस को खराब कर दिया। तो आईडी पे कभी भी कलेक्शन नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि आईडी यूनिक होती है, तो इसीलिए एक ही चीज होती है, तो वहां से जाके वो उठा लेते हैं। जब आप क्लास नेम के थ्रू किसी एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, चाहे वो एक बना हो, जैसे खजर ने कहा सर एक ही पैराग्राफ होता तो भाई तब भी वो कलेक्शन ही देगा, चाहे एक हो आधा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा क्या देगा, कलेक्शन। क्यों? क्योंकि उसके जहन में क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स को क्लास दी जा सकती है, तो इसीलिए वो क्या देगा, हमेशा आपको कलेक्शन। तो अगर आपने कलेक्शन में किसी एलिमेंट के ऊपर कोई स्टाइलिंग, कोई मॉडिफिकेशन, कोई क्रिएशन, कोई अपडेशन करनी है तो आप क्या करेंगे, उसको उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू उस पे आप जो भी अपना काम करना होगा वो अप्लाई। लेकिन अगर आप पूरी आप ये इमेजिन करते हैं कि आप इंडेक्स नंबर नहीं देंगे तो फिर वो क्या देगा आपको, एरर देगा। आप ये मत समझिएगा कि वो सबके ऊपर अप्लाई कर दे। मैंने अभी आपको एरर दिखाया था। क्लियर हो गया? तो हमने दो सीख लिए, एक गेट एलिमेंट बाय आईडी, दूसरा सीखा गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अब हम तीसरा सीखने जा रहे हैं सर, जो इससे ज्यादा अच्छा है। मतलब मैं यूं कहूं कि यार, इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक अनऑर्डर लिस्ट है, तो जरूरी नहीं अनऑर्डर हो, आप ऑर्डर लिस्ट हो सकती है, डेफिनेशन लिस्ट हो सकती है, कोई सी भी किस्म की लिस्ट हो सकती है। तो मैंने अनऑर्डर लिस्ट बना ली, और इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने तीन आइटम्स रखे हैं। कितने आइटम्स रखे हैं? तीन। जैसे एग्जांपल एप्पल, मैंने रखा एप्पल, फिर दूसरा मैंने रखा मैंगो, फिर दूसरा मैंने रखा ऑरेंज। ये तीन आइटम्स मेरे पास मेरी एक लिस्ट के अंदर रखे गए। अब मैं आपसे कहता हूं यार, मेरे मैंगो वाला जो लिस्ट आइटम है उसको फैच करो और उसका कलर येलो करके दिखा। मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ?
आप इस पूरी अनऑर्डर लिस्ट में से आप सिर्फ इस लिस्ट के इस आइटम को फेच करो और इसका कलर क्या कर दो। अच्छा, आप इसको आईडी के थ्रू भी काम कर सकते हैं, आप इसको क्लास देकर भी आप इसका काम कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका भी होता है, एक होता है टैग का नाम के जरिए, यानी आप जो टैग का नाम है उसके जरिए भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा टैग का नाम क्या है, एल। तो सर हम यहाँ हो गया हमारा क्लास नेम, मैं लिख देता हूं। हमने क्लास नेम से सीखा, एक हमने सीखा क्या, हमने सीखा बाय आईडी कि हम आईडी के जरिए भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं किसी जरिए एक्सेस कर सकते हैं, बाय बाय टैग के नेम से, जो टैग का नाम हो। डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट एलिमेंट्स बाय टैग। गौर से देखिएगा, बाकियों में देखिए यहां पर हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक एलिमेंट को उठाओ किसके जरिए, उसके टैग के नाम के जरिए। तो टैग का नाम दे देते हैं, टैग का नाम क्या लिखा हुआ है, एल आई। शाबाश, हमने एल आई पास कर दिया। अब आपके जहन में क्या होता है कि अगर मैं इसको एक वेरिएबल में डालूं, वेरिएबल डाटा, या मैं कह दूं लिस्ट डाटा, जो भी मैं इसका नाम रख लूं वेरिएबल का, तो मुझे बताइए जब मैं इसको लॉग में प्रिंट करूंगा तो आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होना चाहिए। अब बिल्कुल सही सवाल है सर, क्योंकि आप टैग का नाम उठा रहे हो, टैग के नाम तो बहुत सारे हो सकते हैं। इसका मतलब एल आई हो सकता है, आप अपनी वेबसाइट में 100 जगहों पर एल आई का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसका मतलब एक से ज्यादा लिस्ट आइटम हो सकते हैं। तो क्या सर मतलब ये भी कोई करेक्शन रिटर्न करेगा या नहीं, तो आइए देखते हैं। देखिए कौन से, तो इसने भी क्या रिटर्न किया हमें, सिंपल बात है सर। जहां पर आपको उम्मीद हो कि एक से ज्यादा चीजें हो सकती हैं वहां पर सिंपल करेक्शन आएगी। अब एल आई वेबसाइट में क्या सिर्फ एक ही बार यूज होगा, सर मैं बहुत सारी चीजों के लिए एल आई यानी अपनी अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इसका मतलब मैं जहां जहां लिस्ट का इस्तेमाल करूंगा वहां वहां क्या होगा, मैं अगर बाय टैग नेम उठाऊंगा तो वो टैग नेम में भी मुझे क्या रिटर्न करेगा, एक कलेक्शन ही रिटर्न करेगा। अब इस कलेक्शन में देखते हैं है क्या, खोलो इसको। तो गौर से देखो ये, अच्छा फिर देखो एरे मिल रहा है यहाँ पर, देखो ना ये एरे के अंदर ही तो रखा हुआ है, देखो एरे ब्रैकेट्स रखे हैं। यहाँ पर बता रहा है कि पहली एल आई का जो मैंने माउस रखा हुआ है, देखो हाईलाइट भी हो रहा है, वो देखो हटा दिया। पहला एल आई किस पे रखा हुआ है, दूसरा एल आई कौन से इंडेक्स में नंबर रखा है, और दूसरा, बात समझ में आई। तो हमें किसके ऊपर काम करना है, मैंगो पे। मैंगो किस पे है, वन पे। तो मैंने क्या बोला कि लिस्ट डेटा में जाओ जिसमें सारा डेटा पड़ा हुआ है, उसमें सिर्फ वन पे जाओ, उस पे स्टाइल पे जाओ और उसके ऊपर कलर अप्लाई कर दो, कौन सा, येलो। अब यहां देखिए जैसे मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए आपका सिर्फ वही वाला जो आइटम था वो आपका येलो है। इसमें आप फर्क ये है कि आप उसको क्लास नेम के थ्रू एक्सेस करते हैं, इसको आप टैग नेम के थ्रू एक्सेस करते हैं, अलग अलग वे है, यानी अलग अलग तरीके हैं। जैसे भाई सीएसएस, अब सीएसएस में भी तो एक तरीके से जब काम हो रहा था, मल्टीपल तरीके क्यों दी कि आपकी आसानी के लिए, आपको जो ज्यादा अच्छे तरीके से आता है आप वो यूज करो। बाय आईडी भी आप कर सकते हो, बाय क्लास नेम भी कर सकते हो, और बाय टाइप सिलेक्टर भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर जिस टाइप का एलिमेंट दिया है आप उस टाइप के जरिए उसको अपने जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर सकते हो और उस पर जो काम करना चाहो वो इजीली वो काम कर सकते हो। यहां पर एक सवाल, अगर मैं ये लिस्ट में वन ना दूं तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं क्या आएगा अभी आंसर, तीनों में कर लेगा, तीनों में कर लेगा। देखिए एरर देखिए, मैंने आपको ये बात पहले भी समझाई थी कि जब भी कलेक्शन के अंदर कभी भी प्रॉपर्टीज नहीं होती, इसीलिए वो कभी भी उसको स्टाइल फॉर्मेट अप्लाई नहीं करेगा। तो आप स्पेसिफिक किसी एलिमेंट को एक्सेस करके आप उसके ऊपर स्टाइलिंग कर सकते हैं। तीनों में लगाना, वो अलग तरीका है सर, वो अगर तीनों में लगाना तो फिर आपको ये करना पड़ेगा सर, 0 1 2। पर अगर इसमें काम करना है तो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, लिस्ट डेटा डॉट स्टाइल डॉट कलर ऐसे करके नहीं कर सकते, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आप उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू उसके ऊपर जो भी काम करना चाहते हैं वो काम कर सकते हैं। तो बाय क्लास नेम देखा, क्लास नेम में क्या होता है हमारे पास, हमारे पास एचटीएमएल कलेक्शन हमें मिलती है, उसमें हम इंडेक्स नंबर के थ्रू किसी भी एलिमेंट को मॉडिफाई, एडिट, डिलीट या इंसर्ट कर सकते हैं। बाय टैग नेम के जरिए भी कर सकते हैं, बाय आईडी भी कर सकते हैं। सर और भी कोई तरीके हैं जिसके जरिए हम एचटीएमएल के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ, हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। एक चीज वो जो बताता चलूं वो क्या है कि इमेजिन इट के ये दो पैराग्राफ है, अभी ये सवाल था बच्चे का
कि सर मेरे पास ये दो पैराग्राफ है, पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2। मैं अगर ये वाला बंद कर दूं काम, दिस वन, इसको मैं पैराग्राफ 2 ही कर देता हूं और इसको मैं बंद कर देता हूं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर दो पैराग्राफ है, इसने मुझसे बोला सर दोनों ही पैराग्राफ के ऊपर आप अगर मुझे स्टाइलिंग एक साथ परफॉर्म करनी हो तो मैं नहीं कर सकता, मुझे हर एक का इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग मुझे उसको स्टाइलिंग या डिजाइनिंग या मॉडिफिकेशन या जो भी मैं ऐड या रिमूव करना चाहता हूँ मैं तब कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे सब एक साथ करना हो तब मैं क्या करूँ? तो यहाँ पर आपके पास, हमारे पास एक और तरीका है सबको एक्सेस करने का, वो है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल। यानी सिलेक्टर ऑल के जरिए हम क्या कर सकते हैं, सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो, डॉक्यूमेंट में जाओ, क्यूरी सिलेक्टर ऑल में जाओ, उसके बाद यहां पर आप उस क्लास का नाम पास कीजिए जिसके जरिए आप उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो आप इस एलिमेंट को किसके थ्रू सिलेक्ट करना चाह रहे हैं? बाय क्लास नेम। अच्छा, आप इसको आईडी भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? आईडी भी दे सकते हैं और आप क्लास भी दे सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ किसके जरिए एक्सेस करूँ? क्लास के जरिए। तो क्लास को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सीएसएस में? डॉट। तो मेरी क्लास का नाम क्या था यहाँ पर? टेक्स्ट। तो मैंने क्या बोला, क्यूरी सिलेक्टर क्या करो, डॉट टेक्स्ट। सबको उठा लो, सबको उठा लो और एक वेरिएबल में डाल दो, वेरिएबल क्यूरी सिलेक्टर के नाम से मैंने बना दी। और एक काम करो, उसको लॉग में प्रिंट करके दिखाओ कि यार क्यूरी सिलेक्टर क्या है। जैसे मैंने चलाई, ये देखो यहां पर अब एक एचटीएमएल कलेक्शन मुझे रिटर्न नहीं हुई, बल्कि यहां पर पूरी की पूरी नोड लिस्ट रिटर्न हो गई। देखिए क्यूरी सिलेक्टर ने क्या किया, तमाम ही एलिमेंट्स को उठाया और एक लिस्ट के फॉर्मेट में रख दिया। यहां पर वैल्यू इंडेक्स नंबर पे ही आती है, लेकिन ये एक एचटीएमएल कलेक्शन नहीं होती। इंटरव्यूअर में सबसे ज्यादा सवाल ये पूछता है कि मुझे एक डिफरेंस बताओ, क्यूरी सिलेक्टर ऑल या टैग नेम या क्लास नेम किस तरीके से एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो आप बताओगे क्लास नेम और टैग नेम जब एलिमेंट को एक्सेस करता है तो वो एचटीएमएल की कलेक्शन को रिटर्न करता है, और हम उस कलेक्शन में किसी भी इंडेक्स नंबर पे जाकर उसका काम कर सकते हैं। लेकिन जब लेकिन जब लेकिन जब आपको सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो, सारे एलिमेंट तो खैर उसमें भी एक्सेस हो रहे हैं, तो यहां पर आप नोड लिस्ट, जब आप क्यूरी सिलेक्टर ऑल का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको हमेशा नोड लिस्ट रिटर्न करता है, जिसमें जो आइटम होते हैं वो भी इंडेक्स नंबर के ऊपर ही रखे हो। तो अब सवाल ये है कि मैं इसमें ऐसा क्या करूं, या इसमें ऐसा क्या करूं कि जिसमें सबके ऊपर वो कलर अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर हम सिंपल फॉर ईच का लूप चला सकते हैं। फॉर ईच का लूप कैसे चलता है वो भी मैं तुम्हें अभी सिखा देता हूँ कि हम फॉर ईच का लूप अगर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, और अगर हम सिंगल करना चाह रहे हैं दूसरा वो हम कैसे कर सकते हैं। अगर मैं लिखूं क्यूरी सिलेक्टर में जाओ और इसके सिर्फ वन पे जाओ, डॉट स्टाइल, स्टाइल में जाओ, स्टाइल में आकर डॉट कलर कर दो, कलर कर दो क्या, पिंक। अब देखना क्या आंसर आएगा, ये देखो यहां से भी वही आपका काम हो रहा है जो आपका क्लास नेम के थ्रू हो रहा है। ये लेकिन ये अलग अलग वेज हैं, क्या है, अलग अलग तरीके कार है जिसके जरिए आप किसी भी एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर सकते हैं। अब यहां पर मैं ये काम जो अभी मैं करने जा रहा हूं ना, सबका कलर एक साथ कैसे अप्लाई करूं सर, एक एक करके थोड़ी करूंगा सर, सबको एक साथ कलर देना चाहता हूं। तो उसके लिए आप सिंपल लूप चला सकते हो, क्योंकि आपको एक काम बार बार दोहराना है। क्या करना है? एक काम बार बार दोहराना है। तो ये काम आप ऊपर भी कर सकते थे भाई, इसके साथ भी कर सकते हो, ठीक है, करके दिखा दूंगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपल डॉट फॉर ईच का लूप चला दिया। क्या चला दो? क्यूरी सिलेक्टर पे क्या चला दो? फॉर ईच का लूप चला। अब फॉर ईच का लूप मैंने आपको नहीं सिखाया था, तो बस मैं अभी आपको बताता चलूं कि इसमें कैसे चलता है। इस सिलेक्टर से जो भी डेटा आएगा आप उसको एक पैरामीटर में डाल दो। याद है फंक्शन में हम देखते थे पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर आप उसको एक पैरामीटर में डाल दो। अब वो पैरामीटर आप किसी भी नाम से बना लो। किस नाम से बनाऊंगा? इमेजिन करो क्यूरी सिलेक्टर से जो डेटा आ रहा है आपको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना है, तो आप किसमें करोगे? टेक्स्ट डेटा नाम रख दूं। टेक्स्ट डेटा से, टेक्स्ट डेटा ये क्या है, बेसिकली पैरामीटर है। क्या है? पैरामीटर। अब मैंने क्या बोला, इससे निकालो, और यहाँ पर ये है एरो, इसे फैट एरो। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने बोला क्यूरी सिलेक्टर में जाओ, फॉर ईच का लूप चलाओ, इसमें जो डेटा नोड के अंदर आ रहा है, जो लिस्ट में आ रहा है, उसमें क्या करो, यहां से जो भी डेटा है वो किसमें डाल दो, किसमें डाल दो, टेक्स्ट डेटा में डाल दो। उसके बाद क्या करोगे, जो डेटा आ गया उसके बाद क्या करोगे आप, शाबाश बताओ। अब सारा डेटा देखो, पैरामीटर आगे लिखा हुआ, अब सारा डेटा किसमें पड़ा हुआ है? टेक्स्ट डेटा में। तो मैंने क्या बोला, टेक्स्ट डेटा में जाओ, उस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर दो, डॉट स्टाइल। क्या कर दो? डॉट स्टाइल। और उस पर कलर क्या लगा दो?
कलर क्या लगा दोगे सर आप, ब्लू कलर लगा दो, एंड दैट्स इट, हो गया। रिफ्रेश किया, ये देखो। तो फॉर ईच लूप ऐसे चलता है, समझ में आई बात? दोबारा देखिएगा यार, ये फंक्शन को छोटा करके लिखा है बेसिकली। अब देखो ये फंक्शन कैसे बनाते थे, फंक्शन, फंक्शन का नाम, ब्रैकेट्स, और ये आ गया। अगर इस फंक्शन को छोटा करके लिखना तो आप कैसे लिख सकते हो, देखो ऐसे, असद फंक्शन का नाम है, फैट एरो फंक्शन, असद फंक्शन का नाम है, आपने ऐसे लिखा, ये देखो, एंड दैट्स इट। आप इसको शॉर्ट सिंटेक्स में इस तरीके से लिख सकते हो, यानी आपको जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया बेसिकली, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जो भी इस क्यूरी सिलेक्टर से निकाल लो, फॉर ईच लूप जो निकाल रहा है वो निकालना किसमें डाल दो, और ये पैरामीटर बेसिकली क्या करेगा, इस टेक्स्ट डेटा में जो भी डेटा था वो निकाला, निकालने के बाद उसके बाद स्टाइल में जाके कलर अप्लाई किया और कलर क्या डाल दिया उसके अंदर, ब्लू। अच्छा सेम लाइन यहाँ पर भी लिख सकते हो, इसके अंदर भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आप क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू करो, आप ये काम इसके थ्रू भी कर सकते हो। करके दिखाऊं, ये देखिएगा, मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या बोला, भाई मेरे पास जो क्लास नेम में डेटा आ रहा है उस पे मैं एक एक करके अप्लाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर ईच का लूप चलाता हूँ। तो मैंने क्या बोला, क्लास नेम में जाओ, डॉट फॉर ईच का लूप चला दो, फॉर ईच, देखिए फॉर ईच, अब आपको डिफरेंस नजर आएगा सर। मैंने क्या बोला, फॉर ईच का लूप चला दो, देखिएगा हाँ? फिर मैंने क्या बोला, इससे सेम जो काम इसमें किया था वही मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, सेव किया, ये देखो वहां पर एरर आ गई, देख रहे हैं आप? यानी इसका मतलब आप एचटीएमएल की कलेक्शन के ऊपर फॉर ईच का लूप अप्लाई, लेकिन आप किसी भी नोड लिस्ट के ऊपर फॉर ईच का लूप अप्लाई कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? ये चीज आपको दिखाना जरूरी थी ताकि आपको समझ में आ जाए। मेरी बात समझ में आई? चलिए स्टार्ट से करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करता है, अगर हम किसी एलिमेंट को आईडी देते हैं तो हम स्पेसिफिक उस आईडी को एक्सेस करके और उसके ऊपर जो भी काम करना चाहे वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। व्हाट इज डॉम? सर HTML के किसी भी वो जावास्क्रिप्ट पे एक्सेस करना है, सिर्फ एक्सेस करना, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, जो करना चाहे हम इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। गुड, अच्छा जी ये हो गया। व्हाट इज बाय गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम? किसी भी HTML के एलिमेंट को क्लास देकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसको एक्सेस करेंगे तो हमें क्या देगा, एचटीएमएल की कलेक्शन देगा। एचटीएमएल कलेक्शन क्या है, जिसमें डेटा एरे की फॉर्मेट। इसमें अगर किसी एलिमेंट के ऊपर अगर आपने काम करना है तो इसमें किस तरह काम करते हैं, इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। क्या हम टैग के जरिए किसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, किसके जरिए, बाय टैग नेम, टैग नेम के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं यार मैं कोई सिलेक्टर के थ्रू उसको एक्सेस करूँ, तो मैं कैसे करूंगा, सिलेक्टर के थ्रू। सिलेक्टर क्या होता है, जिसके जरिए सीएसएस में हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट की जो है वो हम सिलेक्ट करके उसके ऊपर कोई सीएसएस या प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, जैसे टाइप सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, याद आया? अच्छा इमेजिन करो अगर यहाँ पर आईडी होती, यहाँ पर आईडी होती डॉट टेक्स्ट, अगर यहाँ टेक्स्ट यहाँ आईडी होती तो क्या करते हैं, अब बताओ, उधर आईडी से अब क्या करते हैं यहाँ पर, इसको कैसे क्यूरी सिलेक्टर में कैसे काम करते हैं बताओ, आईडी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बस हो गया काम, ये लो डॉट की जगह क्या आया था, सेम काम हो रहा। तो यहाँ पर क्यूरी सिलेक्टर क्या देता है कि आप उसको जिस तरह से सीएसएस में यूज करते हो उसी तरीके से, आप अगर क्लास यूज कर रहे हो तो आप डॉट से लिखो, अगर आप आईडी यूज करो तो यहाँ पर आप उसको हैश से रिप्रेजेंट करके वो काम इजीली यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ तक कोई सवाल जो किसी को समझ में ना आया हो, कोई ऐसी चीज जो मुश्किल लग रही हो? सर जी आईडी का वीडियो और क्लास को सेम है। हाँ, तो फिर अगर आप सब करना ही चाह रहे हैं, आप किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं और आप आईडी देना चाह रहे हैं तो आप आईडी दे सकते हैं। देखिए लेकिन मैं बोलूँ, एक बात बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने दोनों को सेम आईडी दे दी, जबकि आईडी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है, करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप मल्टीपल आईडीज किसी को दे रहे हैं तो आप दे सकते हैं, बात समझ में आई? लेकिन आईडी का कॉन्सेप्ट आपको हमेशा क्या सिखाता है, यूनिकनेस। तो आप कभी भी कोशिश कीजिए जब आईडी दीजिए तो किसी को, हर किसी को यूनिक दीजिए, सेम ना दीजिए, डन इट। अच्छा और भी बहुत सारे तरीके हैं कि आप डॉम में किसी भी और तरीके से भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं।
क्योंकि हमें अभी इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने यही सीखा बाय आईडी हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्यूरी सिलेक्टर ऑल के जरिए हम किसको एक्सेस कर सकते हैं, बाय टैग नेम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बाय आईडी कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और बाय क्लास नेम किसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ तक कोई भी इनमें कोई प्रॉब्लम जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना हम इस क्लास में यहीं पर वाइंड अप करेंगे जी। ये वाला समझ में आया, कोड बाय आईडी कैसे करते हैं, यस सर। ये समझ में आया बाय क्लास नेम कैसे करते हैं, यस सर। ये समझ में आया कि बाय टैग नेम कैसे करते हैं, यस सर। ये समझ में आया बाय क्यूरी सिलेक्टर क्या कैसे करते हैं। यस सर। क्यूरी सिलेक्टर क्या रिटर्न करता है, डॉग लिस्ट नोड लिस्ट रिटर्न करता है, जबकि क्लास नेम और टैग नेम क्या देता है, शाबाश। तो क्या क्लास नेम और टैग नेम के ऊपर आप फॉर ईच का लूप अप्लाई कर सकते हैं, आप किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, नोड लिस्ट के ऊपर आप फॉर ईच का लूप अप्लाई करके उस डेटा पे जो भी काम आप करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं। क्लियर होगी बात, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन सर, आपको कोई कंफ्यूजन, जी सर लास्ट में कोई कंफ्यूजन, जीरो कोई कंफ्यूजन, इधर कोई कंफ्यूजन, क्लियर है सर, यस सर। हर चीज क्लियर है। ठीक है, यही तक रखता है आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।